कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। कुछ इस पंक्तियों के साथ मैं आज के लेक्चर की शुरुआत में पंकज सिंह आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में कर रहा हूँ। जैसा कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण मैंने पढ़ रखा है, आज उसी के आगे हमारा लेक्चर अगला है आधुनिक इतिहास का क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय लेक्चर। तो जैसा कि क्रांतिकारी गतिविधियों की जो टाइमिंग मैंने आपके सामने लिखी है 1922 से 31 है। अब बात यह 1922 से 31 का रीजन ये है कि असहयोग आंदोलन आपका 1920 से स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन गांधी जी का आगमन होता है हिंदुस्तान में 1915 में, जो कि 9 जनवरी को 1915 में आते हैं। इसलिए हम प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद गांधी जी ने हिंदुस्तान में आकर जबरदस्त पारी खेली, लगातार 2 वर्ष चंपारण 1916, 1917 में चंपारण आंदोलन, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन। ये कुछ प्रमुख आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलेगा। ये तीनों आंदोलन गांधी जी लगातार पास होते गए। कहने का तात्पर्य है हिंदुस्तान की जो राजनीति उस समय चल रही थी उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो शांतिपूर्ण रहकर अर्थात हिंसा को ना अपनाकर, अर्थात जिसका हथियार ही अहिंसा था, ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है। और उसने 3 बड़े केस सॉल्व कर दिए, लेकिन वो केस की वजह से गांधी जी काफी हाईलाइट हो गए। और उसके बाद 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड घटना हो जाती है, जिससे क्रांतिकारी जो हमारे उग्रवादी जो नेता थे वे बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं अंग्रेजों के इन क्रियाकलापों की वजह से। इसलिए फिर उसके बाद और इस पे अंग्रेजों की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, ओडायर ने जिसने आर्डर दिया था, आडायर ने जिसने गोली चलाई थी, आडायर जब ओडायर तो मर गया था, आडायर जब इंग्लैंड गया तो उसको पुरस्कृत किया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसी के बाद 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है। 1919 में एक आंदोलन होता है जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में क्या था, ये हल्का सा जान लीजिए यहाँ पर। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया मुसलमानों के खिलाफ एक आंदोलन था, अर्थात मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था। मैं उल्टा बोल गया था। तो उसमें एक्चुअली ये था कि इनका जो लीडर था जिसको खलीफा बोलते थे, अर्थात पूरे मुसलमानों का, पूरे दुनिया के जितने मुसलमान थे, खलीफा जो कहता था उसी का पालन करते हैं। अर्थात खलीफा जैसे कहते हैं कहा हो कितने बड़े तुम खलीफा हो गए हो, वही खलीफा था। कहने का तात्पर्य इतना बड़ा ओहदा होता था खलीफा का, तो मतलब खलीफा के जुबान से निकली हुई कोई भी बात है वो स्ट्रॉन्ग लाइन हो गई। खलीफा ने ऑर्डर कर दिया, आदेश कर दिया, दुनिया के सारे मुसलमान मान रहे हैं। ठीक है, तो ये पद था, ओहदा था खलीफा का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुसलमानों में अल्लाह के बाद धरती पर उनके पैगंबर के रूप में खलीफा ही था सब कुछ। तो खलीफा को गद्दे से हटाना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आकर मुसलमानों आंदोलन किया, जो कि खिलाफत आंदोलन था। फिर उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, काफी अच्छा आंदोलन चला, लेकिन जिसमें से उग्रवादी और उदारवादी दोनों ही शामिल हुए। लेकिन 1922 में गांधी जी ने चौरा चौरी कांड, जो कि गोरखपुर में घटित होता है 5 फरवरी 1922 को, उसकी वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गांधी जी के इस एक्शन से, इस डिसीजन से, इस निर्णय से असंतुष्ट थे, जिससे बहुत सारे लोगों ने इन क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग होकर, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वहीं पर 1922 में ही सीआर दास अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी के सामना कर दिया 1923 में। इस प्रकार से आगे कहानी चलती है। तो वहीं से फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं उग्रवादी की। उनका मानना होता है कि गांधी जी के बस का कुछ नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने तमिलनाडु में कोई गलती की है
तो उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को देना ये कोई उचित न्याय नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन गुजरात में चला रहे थे और ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें हिंदुस्तानियों ने कुछ पुलिस कर्मियों को उनके थाने में बंद करके आग लगाकर जबरदस्त उनको मारा था। ये थी चौरा चौरी कांड घटना। उस वहीं पर फिर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद एक्चुअली में इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को होता है, भवरा अलीराजपुर एमपी में होता है। लेकिन जिसकी वजह से भवरा अलीराजपुर एमपी में होता है, ये 14 वर्ष में पहली बार गिरफ्तार होते हैं चंद्रशेखर आजाद। और जब चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार होते हैं तो इनसे पूछते तुम्हारा नाम, कहते आजाद। अच्छा, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम, तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। ऐसे इन्होंने कुछ जवाब दिया, जिसकी वजह से इनका जो इनके एटीट्यूड की वजह से अंग्रेज गुस्सा हो गए और चंद्रशेखर आजाद पर 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। तो इन पर 14 वर्ष की उम्र के इस बालक पर 15 कोड़े पड़े थे उस पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद कोई भी अंग्रेज मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए जब इलाहाबाद में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसमें 27 फरवरी 1921 को प्रयागराज के अल्फ्रेड नामक पार्क पर इन्होंने अपने आप को, जब इनको लगा या मैं फंस चुका हूं, अब अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे या मार देंगे, तो इससे अच्छा मैं स्वयं की बंदूक की स्वयं की गोली से मैं मर जाऊं। तो इन्होंने अल्फ्रेड इलाहाबाद में जिस स्थान पर अपने आप को मार लिया था, अल्फ्रेड नामक पार्क पर, वो इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके बाद गया अधिवेशन होता है, 1922 में होता है। और 1924 में 1924 में यही वर्ष है जब गांधी जी पहली बार और अंतिम बार, अर्थात गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में की है, ठीक है। अब 1922 में गया अधिवेशन होता है और 1922 में ही जब गांधी जी चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि अब गांधी जी के न कोई आगे न पीछे, अब इनके जनता भी इनसे रुष्ट हो चुकी है, इनके क्रियाकलापों की वजह से, इनके घोषणाओं की वजह से, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गांधी जी को गिरफ्तार मार्च में कर लिया जाता है और फिर गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। लेकिन गांधी जी क्लेवर माइंड पर्सन, और उन्होंने बीमारी का बहाना कर 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। तो गांधी जी को लगा कि उस समय नेट यानी फेसबुक यानी ये सारा माध्यम तो था नहीं कि व्हाट्सएप पर मैसेज किया और डाल दिया, फैल गया फटाफट, मैं महात्मा गांधी फिर से वापस आ चुका हूँ, जेल से रिहा हो चुका हूँ। या फेसबुक नहीं था या यूट्यूब नहीं था कि यूट्यूब पे डाल देते, ना इंस्टाग्राम था। तो इसलिए उनको लगा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाए जिससे हिंदुस्तान की जनता और लोग जो शांत पड़े हुए उन्हें फिर से जगाया जाए और उनको बताया जाए कि मैं बाहर आ चुका हूँ। इसलिए गांधी जी ने 1924 में पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कर्नाटक के बेलग्राम में। अक्टूबर 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सचिन सन्याल थे। कौन थे? सचिन सन्याल। एचआरए क्या था? एचआरए के फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये कुछ लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में एचआरए एक उग्रवादी क्रांतिकारी नेताओं का एक समूह था। और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की एंट्री होती है। राम प्रसाद बिस्मिल की एंट्री तब होती है इसलिए ये फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली इनका थोड़ा जान लीजिए, 11 जनवरी 1997 में इनका जन्म हुआ था। 26 अक्टूबर 1925 को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ किस जेल में दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, ठीक है। कब? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से हाईलाइट हुआ उस समय? 1925 में 9 अगस्त 1925, ये मैंने लिख रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन, या उसको जो कि काकोरी ट्रेन कांड के नाम से, काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते थे, उसे पिछले वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्होंने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी
ट्रेन एक्शन का रख दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके पीछे का उद्देश्य था कि सरकार ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने, कि एक्चुअली में ये कोई कांड नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने ऐसे काम किए थे, जिसकी वजह से इसको हम कांड या षड्यंत्र नाम नहीं दे सकते, जो कि हमारी अवहेलना होती है, इससे हमारी बेइज्जती होती है, हमारी स्वतंत्रता पे एक दाग और धब्बे का नाम है कि षड्यंत्र करके आप लोग स्वतंत्रता पाए हैं। इसलिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। पिछले वर्ष इसका नाम बदला गया। 9 अगस्त 1925 को इसका जो प्रमुख लीडर था, जिसके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है, और उसके मेन लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब। राम प्रसाद बिस्मिल की लीडिंग में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन सब लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये ट्रेन आती है, सहारनपुर से लखनऊ के बीच आ रही थी। इसी के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर था, काकोरी नामक स्थान पर था। एक्चुअली में था ये कि उग्रवादी जो नेता थे, क्रांतिकारी, इनके पास हथियार थे नहीं। ठीक, तो ये इस ट्रेन से जब इनको ये पता चला कि अंग्रेजों के हथियार आ रहे हैं और वे हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, हमारी जनता के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो क्यों ना उसका हम अपने लिए यूटिलाइज कर लें। तो इन्होंने क्या किया, काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन पर चढ़ गए ये लोग और उस ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से हथियार इनके हाथ लग गए। लेकिन ये लोग पकड़ गए, इसमें 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे। जो लोग शामिल थे वो तो थे ही, कुछ जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें 4 लोगों को सजा सुनाई गई थी। वो 4 लोग कौन है, आप नोटबुक में लिख लें। राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि हाईलाइट ही थे, बिल्कुल प्रमुख लीडर थे। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये ऐसे लोग थे। 29 लोगों में से 4 लोग जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। दूसरी चीज, पहले मुस्लिम हैं राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें फांसी सुनाई गई या फांसी के फंदे पर चढ़े। बाकी लोगों को अर्थात 29 में 4 हटा देंगे तो 25 लोगों में से कुछ लोग बरी हो गए थे और बाकी लोगों को 4 से 14 वर्ष की सजा सुना दी गई थी। कब से? 4 से 14 वर्ष की सजा सुनाई गई। इनकी गिरफ्तारी 14 अक्टूबर 1925 को गिरफ्तार किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, और 29 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद इस केस की जो सरकारी लॉयर थे वे थे पंडित जगत नारायण मुल्ला, सरकारी वकील थे। सरकारी वकील तात्पर्य है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, बल्कि इनके जो पैरवी कर रहे थे, इन लोगों की जो पैरवी कर रहे थे, जो अभियुक्त थे, वो थे गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी इनकी अभिव्यक्ति के लिए। तो ये रहा द्वितीय क्रांतिकारी, और इसके आगे बाकी और भी लेक्चर आएंगे इसके 1-2। तो प्लीज आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और प्लीज आप लोग देखा करें। ठीक है, उसका रीजन ये है, मुझे पता है कि फ्री की चीजों की कीमत नहीं होती है। अभी यही चीज पेड क्लासेज में आप पढ़ते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रंग बिरंगे कलर से पेन से लिखते हैं ताकि आपको नोट्स अच्छा लगे। लेकिन ये एक गरीब यूट्यूबर चला रहा है इसको और फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसकी वक़्त नहीं है। अभी कल को मैं फेमस हो जाऊंगा, ठीक है, आप लोगों की वजह से, और फिर फीस और चार्ज रख दूंगा। आप ही लोग फिर चार्ज दोगे और क्लास अटेंड करोगे और यही फिर पढ़ोगे। इतिहास तो बदलना है नहीं, आज पढ़ाऊंगा यही, कल भी यही पढ़ाऊंगा। तो समझिए, तो प्लीज लेक्चर को देखें और शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।